हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और इस वीडियो में हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 जो बुक 1 का है ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए, स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चंस, तो आप लोग मेरी ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों की इस बुक में इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन गिवन है, मैं उससे कुछ इम्पोर्टेंट उसके जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आप लोग की बुक में नहीं गिवन, बट स्टिल आप लोगों के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से समझना चाहते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोग को अर्बन सेटलमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन दूं तो आप लोग जानते हो कि अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि जो शहरी इलाके, ये एक ऐसे इलाके होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। और अर्बन सेटलमेंट्स ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जहाँ लोग खेती बाड़ी ना करके जो दूसरे प्रोफेशंस होते हैं आपके, जैसे कि टीचिंग या इंजीनियरिंग, इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक शहरों की हिस्ट्री की, एक अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री की, तो जो शहर हैं वो इस दुनिया में बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करते हुए आए हैं। अगर मैं बात करूं आज से 4 साढ़े 4 हजार साल पहले के इंडिया की, तो वहाँ पे भी जो बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट शहर थे जिनका नाम था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, वो एग्जिस्ट करते थे। ये देखो, ये है हड़प्पा एंड ये है मोहनजोदड़ो। ठीक, ये पार्ट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस टाइम पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर, ये दोनों शहर फ्लरिश किए थे। और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शहरों की अगर मैं बात करूं दुनिया के, तो ग्रीस में था एथेंस, ठीक। और जो रोमन एम्पायर था, जो उसकी कैपिटल थी रोम, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था बहुत पुराने ज़माने का। बट ये जो पुराने ज़माने वाले शहर हैं और ये जो आज के हम लोग शहर देखते हैं, मॉडर्न टाइम की सिटी देखते हैं, इनमें एक अंतर है। और वो अंतर ये है कि जो आज के शहरों की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग देखो दिल्ली को, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। सेम अगर आप देखो न्यूयॉर्क को, तो न्यूयॉर्क एक मेगा सिटी है, यानी कि एक ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन जो होती है 1 करोड़ के भी पार पहुंच चुकी है। बट अगर आप इन सेटलमेंट्स को देखो, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एथेंस, तो इन इन शहरों की पॉपुलेशन कुछ लैक्स में ही होती थी बस, राइट। तो रीज़न क्या है इस पॉपुलेशन या अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने के पीछे? तो रीज़न है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप लोग जानते हो कहाँ पे शुरू हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक। इंग्लैंड ये वही कंट्री है जिन्होंने क्या, हमें कॉलोनाइज भी किया था भारतीयों को। ये अंग्रेज ही हैं। आज हम लोग इस कंट्री को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप लोग जानते हो हुआ क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, कि जो काम पहले लोग अपने हाथों से करते थे अब वही काम मशीनें करने लग गई। और जो काम पहले लोग अपने घरों में रह के करते थे अब वही काम वो लोग फैक्ट्री में जाके करने लगे। ये तो था ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। साथ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में भी एक रेवोल्यूशन लेकर के आया। यानी कि एग्रीकल्चर में भी जो काम पहले लोग अपने हाथों से करते थे, लेट से जो हार्वेस्टिंग का काम है, फसल की कटाई का काम है, जो पहले लोग हाथ से करते थे, अब उसी काम को करने के लिए जो हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं वो आ गई। जो मान लो पहले हल लोग हाथ से जोत रहे थे, या मतलब खेत जो जोतते हैं वो एनिमल्स की मदद से जोत रहे थे, तो अब उसी चीज़ को करने के लिए ट्रैक्टर्स आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मशीन्स थी उन्होंने ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया और बहुत सारे जो लोग थे गांव के एरियाज में वो अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक। और यही अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार लोग रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ आए, शहरों की तरफ आए जॉब्स ढूंढने के लिए, राइट। तो ये माइग्रेशन जो था, रूरल अर्बन माइग्रेशन, ये एक बहुत ही बड़े स्केल पर हुआ इंग्लैंड में, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के शहर थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। एक और रीज़न है जो ये रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसका, वो है कि जो शहरों की ज़िंदगी होती है वो लोगों को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ही वजह से, ये इस रूरल अर्बन माइग्रेशन की ही वजह से, जो वर्ल्ड की पहली मिलियन सिटी थी, यानी कि ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा हो, वो थी लंदन। और ये काम हुआ कब था? ये हुआ था 1810 में। और आप लोग जानते हो कि जो लंदन है वो यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है, राइट। तो देखो, यही आप लोगों की बुक में यहाँ पे गिवन है, द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वॉज द सिटी ऑफ लंडन इन 1810। ये याद करने वाली चीज़ है क्योंकि ये एक फैक्ट है और ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
फिर देखो आप लोगों की बुक में ये गिवन है कि 1982 की अगर हम लोग बात करें तो 1982 में वर्ल्ड में 175 सिटीज ऐसी थी जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो जो इंग्लैंड से शुरू हुआ था अब वो पूरी दुनिया में भी जो था फैलने लगा था। ठीक, अगर मैं बात करूं 1800 की 1800 की तो वर्ल्ड की कुल 3% आबादी ही ऐसी थी जो कि शहरों में रहती थी। क्यों था ऐसा? क्योंकि ये 1800 एक ऐसा टाइम है जहाँ मतलब जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो शुरू ही हुआ था और इंग्लैंड या फिर यूरोप में ही जो था लिमिटेड था। बट अगर मैं आज की बात करूँ प्रेजेंट डे वर्ल्ड की तो आधे से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी वो शहरों में रहती है। जो 54% आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अर्बन सेटलमेंट्स में रहती है। क्यों? क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, लगा लो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शुरू हुए हुए लगभग 200 साल हो चुके हैं और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये अब पूरी दुनिया में फैल चुका है जिसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे ये आप लोग खुद पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैंने बता दिया है आप लोग को सब कुछ। अब देखो, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स की। अब ये चीज़ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत में भी बताई थी कि कोई एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है जिसको लेकर के जो है मैं वर्ल्ड के जो वर्ल्ड के सेटलमेंट्स हैं उनको रूरल और अर्बन में क्लासीफाई कर दूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं कोई ऐसा एक क्राइटेरिया नहीं ले सकती हूँ कि मान लो ये एक क्राइटेरिया है और अब आप दुनिया की किसी भी सेटलमेंट में चले जाओ, ठीक, इस क्राइटेरिया को लेकर के आप लोग शहरों को गांव से अलग कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग कंट्रीज जो हैं अलग अलग क्राइटेरियाज यूज़ करेंगी और जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनको रूरल सेटलमेंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो यहीं पे ही लिखा हुआ है दैट डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सम ऑफ द कॉमन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर, तो जो सबसे पहला बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है पॉपुलेशन साइज। तो ये बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो गांव हैं और जो शहर हैं, ठीक, तो जो शहर हैं उनकी पॉपुलेशन गांव से कहीं ज़्यादा होगी। सो पढ़ते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टू डिफाइन अर्बन एरियाज। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर अ सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एज अर्बन इज, तो देखो ये कंट्रीज क्या करेंगी जो कि पॉपुलेशन साइज को यूज करेंगी किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डेजिग्नेट करने के लिए, ये जो है एक लोअर लिमिट सेट कर देंगी पॉपुलेशन की। ठीक, तो होगा क्या, देखो इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप यूएसए में देखो, यूएसए कहाँ पे है, पहले मैं आपको यूएसए का मैप दिखा देती हूँ। तो देखो ये है नॉर्थ अमेरिका जो कि एक कॉन्टिनेंट है एंड नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है, ये रही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर आप यूएसए में देखो तो वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 2500 या उससे ज़्यादा होगी उसको यूएसए में एक अर्बन सेटलमेंट बोल दिया जाएगा, राइट। और अगर मैं बात करूँ कनाडा की और वेनेजुएला की, तो कनाडा कहाँ पे है, देखो यूएसए के ठीक ऊपर है कनाडा और वेनेजुएला कहाँ पे है, वेट, ये है साउथ अमेरिका का मैप और इसमें जो ये आप एक डार्क पिंक कलर में जो एक कंट्री देख रहे हो ये है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला और कनाडा में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 1000 या उससे ज़्यादा होगी उसको ये लोग क्या डेजिग्नेट कर देंगे, अर्बन सेटलमेंट। अगर मैं बात करूँ हमारे इंडिया और जापान की, तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये मैप में जो है इंडिया कहाँ पे आएगा। तो देखो ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा जापान। तो इंडिया में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 5000 या उससे ज़्यादा होगी उसको हम लोग अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर कर देंगे एंड जापान में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 30,000 या उससे भी ज़्यादा होगी उसको ये लोग अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर कर देंगे। फिर उसके बाद में कुछ और कंट्रीज़ के क्राइटेरियाज देख लेते हैं। अगर आप बात करो अर्जेंटीना और पोर्टुगल की, तो ये अर्जेंटीना कहाँ है दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है यूरोप का मैप और ये जो स्पेन के बराबर में आपको ये छोटी सी कंट्री दिख रही है ये है पोर्टुगल। और अर्जेंटीना कहाँ पे है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ साउथ अमेरिका का मैप, तो ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में एक कंट्री दिख रही है ये है अर्जेंटीना। इन कंट्रीज़ में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 2000 या उससे ज़्यादा होगी उसको ये लोग बोल देंगे अर्बन सेटलमेंट। फिर अगर मैं कोलंबिया की बात करूं तो कोलंबिया में ये नंबर है 1500 और कोलंबिया है कहाँ पे, ठीक जो आपका वेनेजुएला था उसके पास में ही लोकेटेड है, ये रही कोलंबिया, राइट। फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज आती हैं जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। तो डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, पहले मैं इनकी लोकेशन आपको दिखा देती हूँ। तो
ये जो आपको कंट्री दिख रही है, ये है डेनमार्क, ये है स्वीडन और ये है फिनलैंड। इन कंट्रीज़ में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 250, बस 250 या उससे ज़्यादा होगी, उसको ये लोग अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर कर देंगे। और अगर मैं बात करूँ आइसलैंड की, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये रहा एक आइलैंड, इसमें वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 300 या उससे ज़्यादा होगी, उसको ये लोग अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर कर देंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्यों कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन, जहाँ पर पॉपुलेशन की जो एक लोअर लिमिट है किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर करने के लिए, वो इतनी कम है, और क्यों कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि इंडिया और जापान, जहाँ पे जो लोअर लिमिट है पॉपुलेशन की किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर करने के लिए, वो इतनी हाई है, 30,000 या 5,000। इसके पीछे का रीज़न समझने के लिए आपको इसको लिंक करना पड़ेगा जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था इस बुक का, द वर्ल्ड पॉपुलेशन से। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हुई आप लोगों की ये फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, राइट। तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही हैर्श हैं। मतलब इतना हैर्श क्लाइमेट है, या तो बहुत ही ठंड पड़ती है यहाँ पे, इतनी ठंड में जो है फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इतना हैर्श क्लाइमेट जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता, और अगर इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ही ज़्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली जो एक लोअर लिमिट होगी किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर करने के लिए, वो भी कम होगी। और अगर हम लोग बात करें इंडिया और जापान की, तो आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया और जापान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है यहाँ का क्लाइमेट सपोर्ट कर सकता है। इसलिए अर्बन एरियाज़ को जो डेजिग्नेट करने के लिए एक लोअर लिमिट होगी पॉपुलेशन की, वो भी इन कंट्रीज़ में ज़्यादा होगी। एक और क्राइटेरिया जो कुछ कंट्रीज़ यूज़ करती हैं पॉपुलेशन साइज़ को छोड़ के, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये चीज़ आप लोग जानते हो कि जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनमें जो लोग काम करते हैं ज़्यादातर वो खेती बाड़ी का करते हैं। बट अगर मैं अर्बन सेटलमेंट्स की बात करूँ, शहरों की बात करूँ, तो वहाँ पे लोग खेती बाड़ी ना करके दूसरे प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। हो सकता है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो या फिर टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। तो फिर इटली को अगर हम लोग देखें, इटली का पहले मैं आप लोगों को मैप में दिखा देती हूँ कि इटली कहाँ पर है। तो देखो ये जो आप लोगों को ये कंट्री दिख रही है, ये है इटली। तो इटली में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी 50% से ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, उसको ये लोग बोल देंगे अर्बन सेटलमेंट। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वो पॉपुलेशन जो काम धंधा करती है, अपना जो जीवन यापन है उसको चलाने के लिए। समझते हैं कि मान लो इटली की पॉपुलेशन है किसी भी एक सेटलमेंट की 1,000। अगर इस 1,000 की पॉपुलेशन में से 500 से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से दूसरे काम में इन्वॉल्व हैं, तो उस सेटलमेंट को इटली में डिक्लेयर कर दिया जाएगा अर्बन सेटलमेंट, राइट। और अगर हम लोग इंडिया में भी बात करें, इंडिया में भी ये क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है। इंडिया में वो कोई भी सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन 75% से भी ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसको बोल दिया जाएगा अर्बन सेटलमेंट। इंडिया में दो क्राइटेरियाज यूज़ किए जाते हैं, एक ये 75% की पॉपुलेशन का, और एक 5,000 से ज़्यादा अगर लोग किसी एरिया में रहते हैं वो वाला। ठीक, इसके अलावा जो क्राइटेरिया कुछ कंट्रीज़ यूज़ करती हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा अलग है, ये मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया। होता क्या है कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि हुई ब्राज़ील और बोलीविया। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कंट्रीज़ हैं कहाँ पे। तो देखो ये साउथ अमेरिका का मैप है, और ये जो आप येलो कलर में ये कंट्री देख रहे हो ये है ब्राज़ील, और ठीक इसी के बराबर में आप लोगों को दिख रहा होगा बोलीविया। तो इन कंट्रीज़ में क्या है, ये कंट्रीज़ जो क्राइटेरिया यूज़ करती हैं किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डेजिग्नेट करने के लिए, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यानी कि इनके यहाँ वो कोई भी एक एरिया, वो कोई भी एक सेटलमेंट जो कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम परफॉर्म करता होगा, उसको ये लोग बोल देंगे अर्बन सेटलमेंट। और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देती हूँ। तो आप लोग जानते हो कि इंडिया में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बहुत सारे गांव आते हैं, राइट।
बट जो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट का एक हेड क्वार्टर। जिस डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में जो है आप लोगों का जो कोर्ट होता है वो लोकेटेड होता है, राइट, जहाँ पर सारे जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जो जिले का पुलिस वाला सिस्टम होता है जैसे एसपी वगैरह, वो भी यहीं पर ही होते हैं। जो डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी मतलब यहीं पे ही रहता है और उसका ऑफिस भी यहीं पे ही होता है। तो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो हम गवर्न कर रहे हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से कर रहे हैं, और यही इस डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर का है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो ब्राज़ील और बोलीविया में वो कोई भी सेटलमेंट जो इस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसको बोल दिया जाएगा अर्बन सेटलमेंट। इंडिया में भी ये क्राइटेरिया यूज़ होता है। इंडिया में आप लोगों ने 5,000 की पॉपुलेशन और 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाला क्राइटेरिया तो पढ़ ही लिया था। बट इन क्राइटेरियाज को छोड़ के एक और क्राइटेरिया है जो यूज़ किया जाता है किसी भी सेटलमेंट को अर्बन सेटलमेंट डेजिग्नेट करने के लिए। वो है, वो कोई भी सेटलमेंट इंडिया के अंदर जिसके पास क्या म्यूनिसिपैलिटी होगी। म्यूनिसिपैलिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी कोई भी एक, मान लो एक कोई टाउन है, कोई छोटा सा या फिर कोई छोटा सा जो है कस्बा है, अगर उसकी एक खुद की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो वो एरिया बन जाएगा अर्बन इंडिया के अंदर। और कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब समझने के लिए आप लोगों को पहले कैंटोनमेंट एरिया का मतलब समझना पड़ेगा। तो कैंटोनमेंट एरिया एक वो एरिया होता है जहाँ पे जो आपके ये मिलिट्री वाले लोग होते हैं वो रहते हैं, जिसमें आप लोग के रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, राइट। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो हो जाएंगे जैसे पंचकूला, अंबाला, मेरठ, राइट। और ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड एक वो बोर्ड होता है या एक ऐसी बॉडी होती है कुछ लोगों की जो कि इस कैंटोनमेंट एरिया को गवर्न करते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि ये जो कैंटोनमेंट एरिया है इसमें मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका क्या हाल है, सैनिटेशन कैसा है, पानी कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो है कोई पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जिस भी एरिया में कैंटोनमेंट बोर्ड होगा उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसका पॉपुलेशन का साइज नहीं देखा जाएगा। सेम वो एरियाज जिनमें कोई नोटिफाइड एरिया काउंसिल होगी उनको भी जो है इंडिया के अंदर अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो जो पहले दो क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पर नहीं देखे जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।